ये कहानी एक सामाजिक यथार्थ का जीवंत चित्रण है, जहां एक सशक्त जिम्मेदार बहू अपने परिवार को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो सास और पति की बेरुखी और रूढ़िवादी सोच से जूझती रहती है। अरे चुप कर, बहू आ चुकी है, उसके सामने ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो बेवजह गुस्सा होगी और घर सिर पर उठा लेगी। सास सरोजी अपनी छोटी बहन निर्मला से बोली। बहू वैष्णवी को घर में घुसते देखकर सास सरोजी चुपचाप बैठ गई। वैष्णवी ने घर में घुसते ही मौसी सास को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके हालचाल पूछने लगी। बस बहू, मेरे हालचाल तो ठीक ही हैं, पर तुम्हारे घर की स्थिति ठीक नहीं लग रही। देखो ना, जीजी को कह रही हूँ हमारे साथ रामेश्वर जाने के लिए, लेकिन ये जाने को तैयार ही नहीं हो रही, निर्मला ने कहा। अब मौसी, इसमें मैं क्या बोलूं, आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ, कहकर वैष्णवी अपने कमरे में चली गई। देखा, कुछ भी जवाब ठीक से नहीं दिया ना, चली गई अपने कमरे में। अब तू ही बता, कैसे जाने के लिए हाँ कर दूं? सरोजी मजबूरी जताते हुए बोली। अरे जीजी, तुम भी हद करती हो, तुम अपनी बहू से इतना डरती क्यों हो? पैसा तुम्हारा बेटा देगा, बहू थोड़ी ना देगी जो उससे पूछ रही हो, निर्मला जी चिढ़ते हुए बोली। अब तुझे क्या बताऊं मैं, अभी बेटे ने नौकरी बदली है तो उसे इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ बहू की तनख्वाह से ही काम चलाना पड़ता है, इसलिए पूछना पड़ेगा इस महारानी से, सरोजी ने कहा। अच्छा, संजय ने फिर से नौकरी बदल ली क्या? आखिर ये संजय टिककर काम क्यों नहीं करता है? निर्मला जी ने कहा। अरे वो तो खूब कोशिश करता है, पर क्या करें, उसका तो भाग्य भी साथ नहीं देता। कहते हैं बहू के कदम शुभ हों तो सब कुछ हो जाता है, पर यहाँ तो ऐसी बहू आई है कि मेरा बेटा तो कहीं टिककर काम ही नहीं कर पा रहा, सरोजी बोली। हाँ जीजी, ये बात तो है, औरत के कदम शुभ हों तो घर में बरकत हो जाती है, नहीं तो कुछ के कदम तो ऐसे होते हैं कि बसा बसाया घर बिगड़ जाता है। निर्मला जी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। हाँ वो तो है, अब देखना, मैं जब शादी होकर इस घर में आई थी तो तेरे जीजा जी ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की थी, पर अब बहू को देख ले, मेरा बेटा जो करता है उसमें भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, सरोजी सिर पकड़ते हुए बोली। ये सब बातें अंदर वैष्णवी को भी सुनाई दे रही थी और उसे गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ रही थी। आखिर वो इन लोगों की सोच का क्या कर सकती थी? जब इंसान कमाना ही नहीं चाहता तो भला वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की क्या करेगा? वैष्णवी की शादी संजय से 2 साल पहले हुई थी। उस समय वो अपने पिता के साथ उनके कपड़ों की दुकान को संभालता था, पर तब भी उसका कहाँ काम में मन लगता था। वो तो अपने पिता के डर से वहां जाकर बैठ जाता था और जो वो कहते थे वो ही काम कर लेता था। लेकिन उसकी शादी के 7 महीने बाद उसके पिता का निधन हो गया। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, जब मर्जी होती तब जाता, नहीं तो घर में ही पड़ा रहता या फिर दोस्तों के साथ में घूमने निकल जाता। वैष्णवी उसे टोकती तो उससे ज्यादा सरोजी उस पर नाराज होती। अरे तेरे खाने पीने में कोई कमी रख रहा है क्या, जो हर चीज में उसे टोकती रहती है? तू अपने काम से मतलब रखा कर, तू पत्नी है उसकी, माँ बनने की कोशिश मत किया कर। आखिर ऐसी लापरवाही के चलते कुछ ही महीनों में दुकान भी ठप हो गई। हालात ये हो गई कि दुकान का किराया भी निकालना मुश्किल हो गया। मजबूरन दुकान का अधिकतर सामान सस्ते में निकालकर दुकान बंद करनी पड़ गई। अब बची कुची सेविंग भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तब सरोजी ने संजय को नौकरी करने के लिए कहा, पर वो भी एक जगह टिककर काम करे तब ना। उसने अपनी पहली नौकरी तो सिर्फ 3 दिन में ही छोड़ दी, ये कहकर कि ऑफिस वाले उसके साथ सही से व्यवहार नहीं करते। जब 1-2 बार फिर ऐसा हुआ तब घर के खर्चों के लिए वैष्णवी ने खुद ही नौकरी ज्वाइन कर ली, ये सोचकर कि घर तो चलाना ही है, यूं घर छोड़कर जाना कोई हल नहीं होता। लेकिन एक बात थी कि वैष्णवी ने अपने पैसे का हिसाब अपने पास ही रखा, उसे संजय या सरोजी के हाथ में नहीं दिया। बस इसी बात पर सरोजी को चिढ़ होती थी
कि वैष्णवी एक एक पैसे का हिसाब किताब रखती थी और अब तो रिश्तेदार भी संजय के काम धंधे को लेकर ताना मार जाते थे, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब ठीकरा किसी के सिर तो फोड़ना ही था, तो बहू सबसे आसान लक्ष्य होता है ठीकरा फोड़ने के लिए। और जब रिश्तेदार संजय के काम धंधे को लेकर ताना मारते हैं तो सारा इल्जाम वैष्णवी के सिर पर कर देती हैं कि इसके पैर ही ऐसे हैं कि अच्छा खासा काम धंधा बंद हो गया और अब संजय नौकरी के लिए भटक रहा है। अब क्योंकि वैष्णवी सैलरी की एक एक पाई का हिसाब अपने पास रखती थी, बस इसीलिए सरोज जी कह रही थी कि वैष्णवी से पूछे बगैर वो कैसे रामेश्वरम जा सकती थी। आखिर पैसे तो वैष्णवी ही देती। खैर, थोड़ी देर बाद बाहर से संजय की आवाज आई। उसकी आवाज आते ही वैष्णवी सोचने लगी कि आखिर आज ये इतनी जल्दी कैसे आ गए। कहीं यहाँ भी तो नौकरी नहीं छोड़ दी। बड़ी मुश्किल से तो इस जगह नौकरी मिली थी, वो भी उसके बॉस ने सिफारिश लगाई थी। तब जब वो निकलकर बाहर आई तब संजय सरोज जी और निर्मला जी को बता रहा था, अरे क्या बताऊं मम्मी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये ऑफिस वाले तो बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आज तो सिरदर्द का बहाना करके चला आया। अरे बेटा, अब कोई नौकरी पर रख रहा है तो ऐसे ही बैठे बैठे सैलरी थोड़ी ना दे देगा, काम तो करना ही पड़ेगा, निर्मला जी ने कहा। अरे तो सैलरी दे रहा है तो क्या जान ही ले लेगा। अच्छा हुआ जो जल्दी घर आ गया, अब थोड़ा आराम कर ले, फिर सोचना क्या करना है, सरोज जी ने बीच में ही कहा। अरे मम्मी, सोचना क्या है, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ से रिजाइन कर दूंगा और फिर कुछ दिन दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाऊंगा, ताकि कम से कम मेरा दिमाग तो फ्रेश हो। उसके बाद नई जगह पर नौकरी ढूंढ लूंगा। संजय अपना प्लान बताने लगा। ये सुनते ही वैष्णवी का सब्र टूट गया। क्या मतलब है इसका? नौकरी छोड़कर घूमना समाधान है क्या? घर का खर्च मैं उठाऊं और आप घूमते रहें? अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मेरे बेटे की कोई औकात ही नहीं। पैसे क्या कमाने लगी, सर पर चढ़ गई है, सरोज जी चिल्लाईं। ठीक है मम्मी जी, अगर मैं पैसे कमाकर घमंड करती हूँ तो आप लोग भी खर्च मत किया करिए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहाँ से नौकरी छोड़ने की, कोई बैठे बिठाई सैलरी नहीं देता है, काम तो करना ही पड़ता है और गलती करोगे तो दो बातें सुननी भी पड़ती हैं। अब की बार वैष्णवी बोली, अरे कैसी पत्नी है तू? तेरे पति को ऑफिस वाले परेशान कर रहे हैं, पर उसकी समस्या को समझने की जगह तो उस पर दबाव बना रही है कि वो वहां नौकरी करता रहे। सरोज जी ने कहा, मम्मी जी, इतना भी सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई लाखों करोड़ों की संपत्ति नहीं है, हमें तो कमाना ही पड़ेगा। अरे एक नौकरी में कमी है, दूसरे में कमी है, पर क्या हर नौकरी में ही कमी है? तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? थोड़े से पैसे क्या कमाने लगी हो, मुझे सुनाने की कोशिश कर रही हो? संजय ने कहा। संजय, मैं तुम्हें सुनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर तुम भी तो समझने की कोशिश करो। अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, वैष्णवी ने कहा। अरे वाह, थोड़े बहुत पैसे क्या कमाने लगी हो, मेरे बेटे को समझाने लगी हो। थोड़ा बहुत घर में खर्च क्या कर देती है, बस पैसे का घमंड आ गया है। तेरे आने के बाद ही तो सारी कमी हुई है हमारे घर में, नहीं तो पहले क्या कमी थी? तू तो है ही अशुभ हमारे घर के लिए। जब वो कह रहा है कि दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा तो पीछे क्यों पड़ी हुई है? सरोज जी ने चिढ़ते हुए कहा। तो फिर ठीक है ना, दूसरी नौकरी ही क्यों, दूसरी पत्नी भी ढूंढने के लिए कह दीजिए। बिना काम किए ही आपके घर में फिर से बरकत हो जाएगी। आखिर ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं अपना फर्ज समझकर साथ दे रही हूँ, तो कम से कम ये भी तो अपना फर्ज निभाएं। लेकिन आखिर यूं ही चलता रहा तो फिर मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब सोच लीजिए आप लोगों को क्या करना है। कहकर वैष्णवी अंदर कमरे में चली गई। संजय कुछ नहीं बोला, लेकिन रात भर सोचता रहा। अगले दिन सुबह वैष्णवी ऑफिस निकलने से पहले बोली, अगर तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन उसके बाद मैं अकेली ही रहूंगी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। संजय स्तब्ध रह गया। शाम तक उसने ऑफिस में जाकर बॉस से माफी मांगी और फिर वही नौकरी जारी रखने का वादा किया। संजय ने मजबूरन ही सही पर टिक कर उस जगह काम करने का फैसला कर लिया।
इधर सरोज जी बिल्कुल चुप हो गईं। आखिर वो जानती थी कि वैष्णवी चली गई तो घर की स्थिति बदतर हो जाएगी। अब सास सरोज जी भी कुछ बदली बदली सी लगने लगी। एक दिन किचन में वैष्णवी के पास आई और धीरे से बोली, तू बुरा मत मानना बहू, शायद हम औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। वैष्णवी ने उनकी तरफ देखा और नम्रता से मुस्कुराई। अगर आप आज ये कह रही हैं तो कल सब बेहतर होगा मम्मी जी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।